नमस्ते। आज हम भारत के टैक्स सिस्टम में हुए एक बहुत बड़े बदलाव की तह तक जाएंगे। हाँ, जिसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। बिल्कुल, सरकार ने तो इसे दिवाली गिफ्ट का नाम दिया है। हाँ। और देखा जाए तो 1 जुलाई 2017 में जब से जीएसटी लागू हुआ था, उसके बाद से ये शायद सबसे बड़ा फेरबदल है। हाँ, काफी बड़ा है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नया सिस्टम आखिर है क्या, इसे लाया क्यों गया और सबसे जरूरी, आम लोगों पर, कारोबारियों पर इसका क्या असर पड़ेगा। हाँ, मतलब सीधा सीधा असर क्या होगा। इसके लिए हमने कई सारे स्रोत देखे हैं, सरकारी प्रेस रिलीज हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स, टैक्स एक्सपर्ट्स की राय। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जीएसटी 2.0 को समझने से पहले ये याद करना जरूरी है कि 2017 में जीएसटी आया ही क्या था। हाँ, वो दौर तो टैक्स का जंगल था एक तरह से। सही कहा। एक्साइज, वैट, सर्विस टैक्स, पता नहीं कितने सारे टैक्स थे। डबल टैक्सेशन की समस्या थी, हिसाब किताब रखना बहुत मुश्किल था। हाँ, वो टैक्स पर टैक्स वाली बात। एग्जैक्टली। फिर 1 जुलाई 2017 को आया एक राष्ट्र एक कर का नारा और सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी वाला ये नया सिस्टम। इसने करीब 17 अलग-अलग टैक्सों को एक में मिला दिया। और इसका असर भी दिखाता है ना। शुरू में थोड़ी दिक्कतें हुई थी, शायद पॉपकॉर्न वाला किस्सा याद है? हाँ, शुरुआती दिक्कतें तो थीं। क्लासिफिकेशन को लेके कंफ्यूजन था, लेकिन ओवरऑल असर सकारात्मक रहा। जैसे कि लॉजिस्टिक्स सुधरा, माल ढुलाई का समय मतलब ट्रांजिट टाइम करीब 20% कम हुआ, ऐसा रिपोर्ट्स बताती है। अच्छा। और कारोबार करना आसान हुआ। वर्ल्ड बैंक की वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग याद है? 2020 में भारत 130 से सीधे 63 पर आ गया था। हाँ, वो काफी बड़ा जंप था। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी, उससे लागत कम हुई कारोबारियों की और आम लोगों के लिए भी। हाँ, कुछ चीजें सस्ती हुई थी। हाँ, वित्त मंत्रालय का ही एक अध्ययन था जिसमें कहा गया कि खाने पीने की बेसिक चीजों पर कम जीएसटी लगने से एक औसत परिवार का महीने का खर्च करीब 4% कम हुआ था। ये तो अच्छी बात थी। तो फिर अब लगभग 8 साल बाद इतने बड़े बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, जब जीएसटी कलेक्शन भी लगातार बढ़ रहा था? अभी 2024-25 का आंकड़ा तो 22 लाख करोड़ के पार है शायद। हाँ, कलेक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जरूरत महसूस हुई अर्थव्यवस्था के दूसरे पहलुओं को देखकर। मतलब ये कि कोविड के बाद लोगों का खर्च, जिसे हम निजी खपत या प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं, वो उम्मीद के मुताबिक रफ्तार नहीं पकड़ रहा था। अच्छा। हाँ, सीडेक और एमके रिसर्च जैसे आंकड़े ये दिखा रहे थे, खासकर शहरों में महंगाई और इनकम ग्रोथ धीमा होने का असर दिख रहा था। एफएमसीजी यानी रोजमर्रा की चीजों की बिक्री भी थोड़ी सुस्त थी, जैसा नीलसन आईक्यू के डेटा से पता चल रहा था। ओके, तो मतलब डिमांड को, खपत को बूस्ट देना एक बड़ा मकसद था। बिल्कुल। और साथ ही टैक्स सिस्टम को और सरल बनाना भी एक लक्ष्य था। और सरल मतलब पहले से भी ज्यादा? इसे बूस्ट देने के लिए जीएसटी रेट घटाना ज्यादा कारगर हो सकता है इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स घटाने के मुकाबले। इंटरेस्टिंग। प्रधानमंत्री ने भी स्वतंत्रता दिवस पर इसका संकेत दिया था और फिर 3 सितंबर 2025 को जीएसटी काउंसिल ने इसे मंजूरी दे दी और ये 22 सितंबर से लागू भी हो गया। तो ये है क्या बदलाव? सुनने में आ रहा है कि स्लैब बहुत कम कर दिए हैं। हाँ, यही सबसे बड़ा और मुख्य बदलाव है। पहले जो हमारे पास 5%, 12%, 18%, 28% के कई स्लैब थे, हाँ, अब उनकी जगह मुख्य रूप से सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। सिर्फ 2, 5 और 18? हाँ, मोटे तौर पर। मतलब जो चीजें पहले 12% में थी, उनमें से लगभग 99% अब 5% पे आ गई हैं। और जो 28% में थी, उनमें से करीब 90% अब 18% में। ये क्लियर टैक्स जैसा एक्सपर्ट्स का विश्लेषण है। लेकिन फिर वो महंगी गाड़ियां, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक, उनका क्या हुआ? वो भी 18% में? नहीं, उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाई गई है। लग्जरी सामान और सिन गुड्स, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाने वाली चीजें जैसे तंबाकू, एरेटेड ड्रिंक्स, इनके लिए एक नया 40% का स्लैब है। अच्छा, 40%। हाँ, इसने पहले वाले 28% टैक्स प्लस सेस वाले सिस्टम की जगह ली है। तो अब जो स्ट्रक्चर है वो है 0% कुछ जरूरी चीजों के लिए, फिर 5, 18 और 40%। 12% और 28% वाले स्लैब लगभग खत्म हो गए। ये तो काफी बड़ा सरलीकरण लगता है सुनने में, पर इसका सीधा मतलब आम आदमी के लिए क्या है?
क्या वाकई रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सस्ता हुआ है? हाँ, यही आम उपभोक्ता के लिए सबसे अच्छी खबर है। इस बदलाव से रोजमर्रा की जरूरत की कई चीजें सस्ती हुई हैं। जैसे क्या क्या? देखिए, सरकारी नोटिफिकेशंस और बजाज फाइनेंस जैसे स्रोतों के हिसाब से जो रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं, FMCG, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, चॉकलेट, बिस्किट, मिनरल वाटर, ये सब पहले 18% में थे, अब 5% में आ गए हैं। अरे वाह, ये तो काफी इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल। फिर घर के उपकरण, बड़े टीवी, 32 इंच से ज्यादा वाले, AC, डिश वॉशर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब 28% से घटकर 18% पर आ गए हैं। अच्छा, यानी फ्रिज जैसी अब थोड़े सस्ते होंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। मैन्युफैक्चरिंग टुडे में इलिस्टा जैसी कंपनियों के अधिकारियों ने कहा भी है कि इससे टियर 2, टियर 3 शहरों में इन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। और घर बनाना, सीमेंट का कुछ हुआ? हाँ, सीमेंट भी। ये पहले 28% पर था, अब 18% पर आ गया है। सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी इसे एक बड़ी राहत बताया है। घर बनाने की लागत कम हो सकती है। ऑटो इंडस्ट्री लीडर्स जैसे Hyundai, VACV, अशोक लेलैंड के बयान देखे मैन्युफैक्चरिंग टुडे में, तो छोटी कारें मतलब पेट्रोल में 1200 सीसी तक और डीजल में 1500 सीसी तक इंजन वाली, ये 28% से 18% पर आ गई हैं। अच्छा। हाँ, और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, कमर्शियल गाड़ियां जैसे बस, ट्रक, ये भी 28% से 18%। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भी असर पड़ सकता है। हाँ, पड़ना चाहिए। और किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। ट्रैक्टर पर टैक्स 12% से घटकर 5% हो गया है। ओके। और खेती से जुड़े दूसरे उपकरण जैसे सिंचाई सिस्टम, हार्वेस्टर, वो भी 12% से 5% पर आ गए हैं। और जो सबसे जरूरी चीजें हैं, हेल्थ और एजुकेशन, वहां क्या हुआ? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। हाँ, PIB और दूसरे सरकारी स्रोतों के अनुसार पर्सनल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, इन पर अब कोई GST नहीं लगेगा। 0%। क्या 18% से सीधा 0? हाँ, पहले 18% था। ये बहुत बड़ी राहत है आम आदमी के लिए। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। और दवाएं, कई जीवन रक्षक दवाएं, खासकर कैंसर ड्रग्स, जो पहले 12% या 5% पर थी, अब 0% पर आ गई हैं। वाह। और बाकी ज्यादातर दवाएं भी 12% से घटकर 5% पर। थर्मामीटर, बेसिक सर्जिकल उपकरण, ये भी 5% पर। EY इंडिया जैसे कंसल्टेंट्स ने भी इसे बड़ा कदम बताया है। और बच्चों की पढ़ाई का सामान? हाँ, वो भी। पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, क्रेयॉन, नोटबुक, ये सब अब 0% GST पर है। तो मतलब घर का बजट, हेल्थ केयर, बच्चों की पढ़ाई, इन सब पर बोझ कम करने की कोशिश साफ दिख रही है। बिल्कुल। और कुछ और चीजें भी हैं, जैसे होटल में ठहरना, 7,500 रुपए तक के रूम पर, ब्यूटी पार्लर, जिम सर्विसेज, ये भी 18% से 5% पर आ गए हैं। ओके, लेकिन फिर वो 40% वाला क्लब है, कौन कौन है उसमें? क्या महंगा हुआ है? हाँ, सरलीकरण का दूसरा पहलू ये है कि कुछ चीजें महंगी हुई हैं, या कहें कि उन पर टैक्स का बोझ बढ़ा है। ये 40% वाला स्लैब खास तौर पर लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स के लिए है। तो क्या क्या है इसमें? इसमें है महंगी लग्जरी कारें, 350 सीसी से ज्यादा की मोटरसाइकिल्स, अच्छा। एरेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला। इन पे 40%? हाँ, हालांकि तंबाकू उत्पादों पर ये रेट, जैसा हमने पहले जिक्र किया, बाद में लागू होगा। हाँ, वो लोन वाला मामला। बिल्कुल। इसके अलावा यॉट, पर्सनल एयरक्राफ्ट, रिवॉल्वर जैसी चीजें भी 40% में है। और ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो, घुड़दौड़ पर बेटिंग, ये भी इसी स्लैब में। ओके, तो ये लग्जरी और सिन गुड्स वाली कैटेगरी है, समझ गया। तो अब जरा बड़े पिक्चर पर आते हैं। इन सब बदलावों का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा? अर्थव्यवस्था पर, कारोबार पर, आम आदमी की जेब पर? क्या महंगाई कम होगी? आम लोगों के लिए सबसे बड़ा संभावित फायदा तो महंगाई में कमी का ही दिख रहा है। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें सस्ती होने से राहत मिलनी चाहिए। कितनी कमी आ सकती है, कोई अनुमान? हाँ, जैसे सिटी रिसर्च का एक अनुमान है कि अगर कंपनियां टैक्स कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएं, तो महंगाई दर में 1.1% तक की कमी आ सकती है। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और हेल्थ केयर और बीमा सस्ता होना भी एक बड़ा प्लस पॉइंट है। तो कुल मिलाकर, जैसा KMMC जैसी रिपोर्ट्स भी कह रही हैं, लोगों की खरीदने की शक्ति बढ़ सकती है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ सकती है। और कारोबारियों के लिए, उनके लिए फाइलिंग वगैरह में क्या बदला है? उनके लिए, खासकर MSMEs यानी छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए, सबसे बड़ा फायदा है सरलीकरण। कम स्लैब्स का मतलब है क्लासिफिकेशन का झंझट कम, विवाद कम। तो फाइलिंग आसान होगी? उम्मीद तो यही है।
डिलॉयट का जो हालिया जीएसटी एट एज सर्वे आया है उसमें 85% कारोबारियों ने इन बदलावों को सकारात्मक बताया है। ये पिछले सर्वे से काफी ज्यादा है। तो मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बेहतर होगा। हाँ बिल्कुल। और मैन्युफैक्चरिंग टुडे जैसी रिपोर्ट्स के अनुसार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बूस्ट मिलने की उम्मीद है। रॉ मटेरियल इनपुट पर टैक्स कम होने से लागत घटेगी। और एमएसएमईज के लिए कैश फ्लो का कुछ जिक्र था। हाँ, ये भी एक अहम बात है। नेक्स्टडिगम के एक्सपर्ट्स के अनुसार अब उन्हें जीएसटी रिफंड तेजी से मिलेंगे। 90% तक एडवांस रिफंड का भी प्रावधान है। इससे उनकी वर्किंग कैपिटल की समस्या कम होगी। ये तो बहुत जरूरी है छोटे कारोबारियों के लिए। बिल्कुल। और पूरी इकोनॉमी के लेवल पर क्या उम्मीदें हैं? जीडीपी ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये बदलाव फेस्टिवल सीजन से ठीक पहले लागू हुए हैं, तो उम्मीद है कि कंजम्पशन यानी खपत को तुरंत बूस्ट मिलेगा। सीएनबीसी और कोटक सिक्योरिटीज जैसी रिपोर्ट्स यही कह रही हैं। और लंबे समय में अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी 2025-26 में जीडीपी में 0.2% से 0.3% की एक्स्ट्रा ग्रोथ हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग टुडे में ऐसे विश्लेषण छपे हैं और ये भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लक्ष्य में भी मदद कर सकता है। लेकिन एक सवाल मन में आ रहा है, टैक्स रेट कम करने से सरकार का रेवेन्यू घटेगा नहीं? इसका सरकारी खजाने पर असर नहीं पड़ेगा? हाँ, ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है और एक चुनौती भी। वित्त मंत्रालय का खुद का अनुमान है कि इन कटौतियों से सालाना लगभग 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का सीधा नुकसान हो सकता है। ये तो काफी बड़ी रकम है। हाँ, लेकिन सरकार और कई एक्सपर्ट्स जैसे केएमएमसी की रिपोर्ट में भी ये बात है। उनका मानना है कि खपत बढ़ने से, टैक्स की चोरी कम होने से और इकोनॉमी के ज्यादा फॉर्मल होने से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो नुकसान कवर हो जाएगा। हाँ, उम्मीद यही है। और एक और बात, वर्ल्ड बैंक और एमके रिसर्च के आंकड़ों के अनुसार भारत में सरकार के कुल रेवेन्यू में इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी का हिस्सा कई दूसरी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से ज्यादा है। तो शायद ये कदम उस निर्भरता को थोड़ा बैलेंस करने की भी कोशिश हो। अच्छा, इंडस्ट्री ने कैसे रिएक्ट किया इन बदलावों पर? वो खुश हैं? मोटे तौर पर हाँ, स्वागत हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग टुडे में हमने देखा सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी घटना उनकी पुरानी मांग थी जो पूरी हुई। हाँ, वो तो कह रहे थे कि लागत कम होगी। बिल्कुल। वी कमर्शियल व्हीकल्स, अशोक लेलैंड, ह्यूंडई, इन सब के टॉप अधिकारियों ने इसे विकास बढ़ाने वाला, कंज्यूमर सेंटिमेंट सुधारने वाला कदम बताया है। ह्यूंडई ने तो कहा कि उनकी काफी कारें अब निचले टैक्स स्लैब में आ गई हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले? हाँ, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को भी लगता है कि इससे फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स छोटे शहरों में ज्यादा बिकेंगे। तो क्या आप मान लें कि जीएसटी सिस्टम एकदम सही हो गया है या अभी भी कुछ चुनौतियां हैं? देखिए, सुधार तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी। एक तो तंबाकू पर नया रेट बाद में आएगा। हाँ। दूसरा, कंपनियों के पास पुराना स्टॉक हो सकता है जो उन्होंने ज्यादा जीएसटी पर खरीदा होगा, तो कीमतों में कमी का पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लग सकता है। केएमआईएमसी की रिपोर्ट में भी इस ट्रांजिशन पीरियड का जिक्र है। ओके। और इंडस्ट्री की तरफ से कोई और मांगे या उम्मीदें? हाँ, डिलॉयट के सर्वे के मुताबिक इंडस्ट्री अभी भी एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं को और आसान बनाना चाहती है और टैक्स विवादों का निपटारा वो एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, डिस्प्यूट्स तो बहुत होते हैं। बिल्कुल, लेकिन उस दिशा में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटी 80 का गठन एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक तरह की स्पेशल कोर्ट होगी जीएसटी मामलों के लिए। उम्मीद है इससे विवाद जल्दी सुलझेंगे। इंडिया ब्रीफिंग जैसे सोर्सेज बता रहे हैं कि जीएसटी 80 जल्द ही अपील लेना शुरू कर देगा। और कंप्लायंस में कोई और बदलाव? वो HSN कोड वाला कुछ था? हाँ, HSN कोड रिपोर्टिंग में बदलाव है। HSN मतलब वो कोड जिससे प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। अब कारोबारियों को अपने टर्नओवर के हिसाब से 4 या 6 डिजिट का HSN कोड इनवॉइस में देना जरूरी होगा। कितना टर्नओवर? 5 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए 4 डिजिट और उससे ज्यादा वालों के लिए 6 डिजिट। इससे क्लासिफिकेशन और क्लियर होगा, ऐसा बजाज फाइनेंस के एक्सपर्ट्स का मानना है। ठीक है, तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो ये GST 2.0 ये भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को काफी हद तक सरल बनाने की कोशिश है। हाँ, सरल बनाने की और आम आदमी पर बोझ कम करने की, खासकर जरूरी चीजों और सेवाओं पर, और इकोनॉमी में खपत को बढ़ाकर उसे रफ्तार देने की। बिल्कुल। 2 मुख्य स्लैब 5% और 18% और लग्जरी वेस्टर्न गुड्स पर एक ऊंचा 40% का स्लैब, यही इसका मूल ढांचा है। जैसे PIB ने कहा, उद्देश्य है जीवन और व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। निश्चित रूप से।
कागज पर तो ये सुधार बहुत अच्छे लगते हैं, सरल, उपयोगिता केंद्रित, विकास को बढ़ावा देने वाले। लेकिन असली परीक्षा तो हमेशा इम्प्लीमेंटेशन की होती है। हाँ, वो तो है। क्या ये सरलीकरण वाकई जटिलताओं को कम करेगा या कहीं नई उलझनें पैदा होंगी? क्या टैक्स कटौती का फायदा सचमुच नीचे तक हर छोटे बड़े बाजार और उपभोक्ता तक पहुंचेगा? और वो रेवेन्यू वाला सवाल? हाँ, और सबसे बड़ा सवाल कि भविष्य में खपत बढ़ाने की जरूरत और सरकारी खजाने को स्वस्थ रखने की मजबूरी, इन दोनों के बीच संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। खासकर तब जब कुछ राज्य अपने रेवेन्यू के लिए दूसरे स्रोतों पर निर्भरता बढ़ा रहे हैं। यही संतुलन इस सुधार की असली सफलता तय करेगा।